गुड आफ्टरनून। दोपहर के टाइम पे नॉर्मली अटेंडेंस बहुत कम होता है, नहीं लोग सोए रहते हैं। That's what it seems like. सर हम भी कोशिश बहुत करते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है बस, नहीं तो बाहर की गर्मी में एसी की ठंडक। तो कल का एक छोटा सा सवाल था, जिसका आपने जवाब किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सही गलत ये बात अलग है, आंसर आया नहीं आया उसका कोई संबंध नहीं है। पर अबे आया, लेडीज रहते तू कैसे रहेगा, मैं आया है मैं आया। आज विजय सर कुछ अलग लग रहे हैं। अबे विजय सर और मेरे में बहुत बड़ा फर्क है, पता है? कहां विजय सर, कहां मैं कोई मतलब कहां उनके पास हरी भरी खेती, कहां यहां खुला सपाट रान। वेल, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. Statement number 1, 2, 3, 4, 5 are rectifications. Statement number 6 is only important from the perspective of provision for doubtful debt and provision for discount. Correct? Solution. Home exercise question. Account receivable or trade receivable as given. कितना है? 26 लाख 25 लाख 20,000, 25 लाख 20,000. करेक्ट है? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, पहला एडजस्टमेंट, कैन यू रीड इट फॉर मी? बोलो. Radhesham, a debtor, was declared insolvent. 40,000 was receivable. Now recoverable is 90%. मतलब 10,000 डूब चुके, सॉरी 4,000 डूब चुके. 10% 4,000 डूब चुके. बराबर है नहीं? पक्का है नहीं? लेस फर्दर बैड डेट्स. राधेश्याम, $40,000 का 10%, 4,000. बराबर है? नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? Amount of 10,000 receivable from Jay and 5,000 payable to him. Receivable was included in debtors and payable was included in creditors. लॉजिकली हमने तो कितना नेट रिसीवेबल या कितना नेट पेएबल है उतना ही दिखाना चाहिए. Yes or no? So in such case, the lower of the two amounts will always be subtracted from both debtors as well as creditors. So less payable to J, 5,000 है ना? और जब हम क्रेडिटर प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वहां लिखेंगे रिसीवेबल फ्रॉम J 5,000. ऑलराइट? हाँ. नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 9,000 was
नॉट रिकॉर्डेड, क्या एंट्री होगी? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हमने की ही नहीं. नाउ विल बी रिक्वायर्ड टू पास दैट एंट्री. दैट विल बी trade receivables account debit to sales account or not. So add unrecorded sales. ऐसे ही किया तुम लोगों ने, फिर भी तुम्हारा आंसर गलत है. फिर भी तुम्हारा आंसर गलत है. देखो कॉन्फिडेंस देखो बंदे का. सच बोल रहा हूं मैं. सब ऐसे ही लिखे तुमने एडजस्टमेंट्स. मतलब एडलेस ऐसे ही किया है. इतना इतना ही अमाउंट तुमने लिखा, क्या उसका छोड़ दो. अमाउंट प्लस माइनस इतनी ही कर रहे हो. नहीं, फिर भी आंसर गलत है. हाँ नेक्स्ट. नहीं कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस के साथ ही क्वेश्चन दिया था मैंने. बोलो. Ramesh settled an outstanding of 50,000 against the discount of 10%. The discount was not posted from cash book. बराबर है. Does that mean कि डिस्काउंट अलाउड को भी 5,000 डेबिट नहीं हुआ था? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन व्हाट? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000. करेक्ट और नॉट? रॉन्ग एंट्री क्या हुई? नो एंट्री. बराबर. एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000. बराबर है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंसिडर्ड इट लाइक दैट? Yes, please. How many of you have considered it like that? 1, 2, 3, 4, 5. बाकी सब लोगों ने क्या कंसिडर किया है? अच्छा, करेक्ट एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. रॉन्ग एंट्री नो डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000. एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 5,000. ऐसा कितने लोगों ने कंसिडर किया है? 1, 2. मतलब रमेश को यहां पे एडजस्ट ही नहीं किया तुमने. बराबर. अच्छा, तीसरा ऑप्शन. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. रॉन्ग एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नो क्रेडिट. एंड देयरफॉर द रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000. ऐसा कितने लोगों ने कंसिडर किया? रेक्टिफिकेशन एंट्री. ऑप्शन ए डिस्क अलाउड डेबिट टू रमेश. हाँ ठीक है, वो 5,000 अज्यूम करो. ऑप्शन बी डिस्क अलाउड डेबिट टू नो क्रेडिट. सॉरी, टू सस्पेंस. नो क्रेडिट कैसे आता है? रेक्टिफिकेशन एंट्री है. टू सस्पेंस. हम लोग स्टेटमेंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं. हाँ. ऑप्शन सी सस्पेंस डेबिट. रुको रुको, अभी पोल होगा. रुको, संयम. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमेश. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सर क्वेश्चन क्या है? जो कल हमने क्वेश्चन लिखा था उसके स्टेटमेंट नंबर 4 की रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में बात की जा रही है. राइट. हाँ, चलो बोलो. हाउ मेनी ऑफ यू से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 online.
9. Discount allowed to suspense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17. Option C, suspense account debit to Ramesh account. The rectification entry, suspense account debit to Ramesh account. 1, 1, 1, 1. Other than him, no one. 1. Option D, nota, none of the above. 1. बहुत सारे ऑनलाइन, अराउंड 7, 8, 8, 9, इंक्लूडिंग ऑनलाइन. अच्छा, 2 हो गए ऑनलाइन मिला के ये. 10, 10 की बोली 1, 2, 11, 12. ओके, 12. समय समाप्त. 12, 17, 29, 29 और 2 31 और 9 40 लोग, जिसमें से 91 ऑनलाइन है. 91 पीपल ऑनलाइन. लगभग 150 यहां बैठे, उससे ज्यादा ही है. गिनने जाओ तो पता चल जाएगा, पर लेट्स अज्यूम 150. 240, 250 लोगों में से 40 लोग जवाब दे रहे हैं. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड? लेट मी सी दैट. लेट मी सी. हाँ, कंफ्यूज्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक मिनट, मेरे को होलसेल में गिनने दो. 20, 35, 50, 62, 80, 120. ग्राहकाचे समाधान हेच आमचं संतोष. 120 लोग कंफ्यूज्ड. ऑनलाइन एक 20 लोग पकड़ता हूं मैं. 150 लोग. चलो, 150 प्लस 40, 190. स्टिल बाकी 90 लोग क्या सोच रहे? नहीं, 90 नहीं, 60 लोग. बाकी 60 लोग क्या सोच रहे? सर, सवाल भी आप पूछो, जवाब भी आप ही दो. राइट, ये हम सोच रहे हैं. हमें जवाब आते तो हम ऊपर नहीं बैठे होते. राइट, सर बस यही मिस कर रहे थे 4 दिन. ओके, एनीवेज. सर, कौन सी शक्तियों से गिन रहे हो? नेत्र शक्ति से. हाँ, जिससे तू सुख लेने की कोशिश करता है, मेरे पास वो शक्ति है. एनीवेज, ऑनलाइन बेचारा वो भी क्या ही सुख लेगा. वेल, observe it. Observe the question. I'll write it for you. क्या है स्टेटमेंट? Ramesh, a customer, settled his
outstanding of rupees 50,000 availing or against a discount of 10%. Correct? Discount was not posted. इतना ही तो बोला हुआ है. हाँ, फ्रॉम कैश बुक. चलो, फ्रॉम कैश बुक. मेरे प्यारे जानकार, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स, कैश बुक याद है? कैश बुक में हम लोग एक बनाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, है ना? डिस्काउंट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आता है, बराबर? ये हमारा कैश बुक था. इस कैश बुक के दो हिस्से थे. इस हिस्से को, पहले हिस्से को कहते हैं डेबिट वाला हिस्सा, दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं क्रेडिट वाला हिस्सा, बराबर? सारी रिसीट्स कहां आती है? डेबिट वाले हिस्से में, बराबर? कैश, बैंक, डिस्काउंट. सही है? रमेश भाई साहब ने 50,000 रुपए को सेटल किया. रमेश आ गया कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश कॉलम या बैंक कॉलम में 45,000 रुपए, डिस्काउंट कॉलम में आए 5,000 रुपए, बराबर? कैश बुक से डिस्काउंट कॉलम की टोटल को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया जाता है या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी इस कैश बुक की पोस्टिंग हुई थी, तब इस कैश बुक के डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम का टोटल लिया गया था, है ना? इस टोटल में 5,000 इंक्लूड हुआ था या नहीं? इस टोटल में कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड में जो टोटल ली गई थी, तब उसमें वो 5,000 इंक्लूड हुआ था या नहीं? इन्होंने क्या कहा? 5,000 की पोस्टिंग नहीं हुई. इन्होंने ऐसा कहा क्या कि ये 5,000 की रिकॉर्डिंग नहीं हुई? 5,000 रिकॉर्ड हुए थे ना? कहां रिकॉर्ड हुए थे? कैश बुक में. कैश बुक के कौन से कॉलम में? डिस्काउंट कॉलम में. डिस्काउंट कॉलम में अगर 5,000 इंक्लूड हुआ है, तो इसका मतलब डिस्काउंट कॉलम की टोटल में भी 5,000 इंक्लूड हुआ है नहीं? और डिस्काउंट कॉलम की टोटल ये कहां पोस्ट होती है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में. हम लोग क्या लिखेंगे? टू सुंदरीज. अगर ये मेरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू सुंदरीज और टू सुंदरी डेटर्स रुपीज टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम और नॉट. अगर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल को पोस्ट किया गया है, तो इसका अर्थात, इसका तात्पर्य यह है कि रमेश को दिया गया डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को ऑलरेडी डेबिट हो चुका है. तो नॉट पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? नॉट पोस्टिंग का मतलब यह हुआ कि जब आपने रमेश भाई साहब के क्रेडिट साइड में लिखना था बाय कैश 45,000 लिख दिया, पर बाय डिस्काउंट अलाउड 5,000 नहीं लिखा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज डेबिटेड बट रमेश अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड. तो इसका मतलब आपके डेटर्स 5,000 रुपए से ज्यादा दिख रहे हैं या नहीं? और अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर 5,000 रुपए से ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा. एंड दैट रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी व्हाट? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स रुपीज 5,000. मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स को 5,000 रुपए से कम किया जाएगा या नहीं? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इज माई पॉइंट गोइंग राइट फॉर एवरीवन? आर यू ऑल श्योर? तो जितने भी मेरे एक्सपीरियंस दोस्त ये कह रहे थे कि द करेक्ट एंट्री शुड बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, आर दे क्लियर ऑन दिस?
और जितने भी मेरे दोस्त आखिरी में कह रहे थे कि सर हम तो कंफ्यूज आ गए, करना क्या है, अब समझ आया क्या? ये जरूरी नहीं है कि अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो वो सिर्फ हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट से निगड़ित हो, रिलेटेड हो. फाइनल अकाउंट इज द एंड ऑफ द होल अकाउंटिंग, which can include rectification, which can include reconciliation, which can include depreciation, which can include the inventory valuation, which can include the forward and backward reconciliation of inventory, which can. हेलो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको बेसिक्स पे भी ध्यान देना जरूरी है. इसी स्टेटमेंट को मैंने कुछ अलग लिखा, मैंने कुछ अलग किया नहीं, मैंने वही लिखा जो आपको पहले सिखाया गया था. कैश बुक की ही कंसेप्ट थी. हमने सिंपली अगर उस कैश बुक को उस समय पे ड्रॉ कर लिया होता, एग्जाम में भी हो सकता है ना ऐसे. एग्जाम में कोई एक स्टेटमेंट है आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही, आप ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हो, गो टू द बेसिक्स ना, गो बैक टू द फंडामेंटल्स ऑफ दैट, राइट इट डाउन इन द रफ पेज. दिए ना ICNA पेजेस, खत्म हो जाए तो सप्लीमेंट भी देते हैं. तो जस्ट इमेजिन क्लास में अगर हिम्मत हो जाए बंदे की 2 घंटे खत्म हो रहे हैं और हमने एकदम सर, हम क्लास के किसी भी कोने में बैठे हो ना, पूरी क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं. यार सप्लीमेंट, मतलब सारे लोग चिंतित हैं, हमारे यहां पे आधे पन्ने पूरे नहीं हो रहे तो सप्लीमेंट पे आ गया, और बंदा बाद में बोलता है सर वाटर प्लीज. सो मतलब कहानी ये है. अच्छा, बाकी 60 रेडी फॉर नेक्स्ट फास्ट ट्रैक बैच ऑफ दिसंबर 2023. यार ये अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस है लोगों. भाई इसके बाद जवाब दिए करो, ऑनलाइन वाले बड़े सतर्क दिख रहे हैं. हाँ अरे पागल, उसमें से 50 तो ऑनलाइन थे. वेल आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो आपको करना क्या था, सिर्फ डेटर में से 5,000 रुपए माइनस करने थे बस. इसके अलावा भी मिस्टेक की है आपने. ये तो गलत हुआ, ठीक है, समझ में आया, पर इसके अलावा भी आपकी गलती हुई है, मुझे पता है. लेस डिस्काउंट नॉट क्रेडिटेड और पोस्टेड ₹5,000. इज इट पॉइंट राइट? आगे क्या है? स्टेटमेंट नंबर 5. परचेज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, एंट्री होगी रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट ₹15,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू रघु अकाउंट 30,000. करेक्ट है? मतलब डेटर को 30,000 रुपए से माइनस करना पड़ेगा या नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि 15,000 के तो क्रेडिटर बढ़ेंगे ना. 15,000 से आपके डेटर कम होंगे, 15,000 से आपके डेटर बढ़ेंगे. राइट? डेटर 30,000 रुपए से कम नहीं होंगे. कितने लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल 30,000 से कम किया? जिन्होंने सॉल्व किया ऑफ कोर्स उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं. 1. अच्छा, कितने लोगों ने 15,000 से माइनस किए? बड़े सतर्क बंदे हो यार. 15,000 से डेटर कम होगा और 15,000 से क्रेडिटर बढ़ेगा. परचेज का एंट्री अलग, सेल्स का एंट्री अलग. सेल्स को रिवर्स करना है, परचेज की एंट्री मारनी है. राइट? सो लेस रॉन्ग
डेबिट अगेंस्ट परचेज। इसके अलावा गलती है तो आप मतलब हमारी गलतियां निकालने आए यहां पे। हाँ। सिक्स स्टेटमेंट, an asset was sold at a book value of 20,000 for rupees 10,000 was recorded in sales book। सेल्स बुक में कितने से एंट्री की होगी रे? 10,000 ऑब्वियसली। यू शुड हैव पास द एंट्री एज व्हाट? कस्टमर अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 10,000 टू असेट अकाउंट 20,000। ये एंट्री करनी चाहिए थी, पर हमने एंट्री कर दी सेल्स बुक में। तो हमने एंट्री कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, मतलब कस्टमर हमारा 10,000 रुपए से कम होगा या नहीं? बस लेस। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ सेल ऑफ असेट ₹10,000 बराबर है। मैंने कहा था जब भी डेटर से रिलेटेड प्रोविजन बनाओगे तो पहले करेक्टेड डेटर्स कितने वो फाइंड कर लेना, राइट? ये हमारे करेक्टेड डेटर्स हुए या नहीं? देयरफॉर करेक्टेड डेटर्स आर हाउ मच? 24,90,000 बराबर है। ये तुम्हारे करेक्टेड डेटर्स बचे। अब आपसे कहा गया कि प्रोविजन बनानी है 1% नहीं 0.5% की, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनानी है 0.25% की। ऐसे ही बोला है ना कुछ तो। अब जो डेटर तुम्हारा ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका, मतलब कौन? राधेश्याम। ना इसके अगेंस्ट फर्दर बैड डेट होने वाला है, ना इसको तुम किसी तरह का डिस्काउंट देने वाले हो, तो उस राधेश्याम के अगेंस्ट ना तुमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत है, ना ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की जरूरत है। बराबर है नहीं? तो इसका मतलब प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम राधेश्याम को एक्सक्लूड करेंगे, प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और फिर डेटर्स में हम लोग राधेश्याम को ऐड बैक कर देंगे। प्रोविजन विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल डेटर्स। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट and the provision for discount on debtors is calculated only on the net debtors after the bad debts or the provision if any. Am I right? Write down a note on this. Given below that insolvency of a customer and only partial amount recoverable, and only partial amount recoverable. Below that, write down caution. 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 Under that, write down, while calculating the provision for doubtful debts, while calculating the provision for doubtful debts, KN20, I'll come to your answer, wait for it. While calculating the provision for doubtful debts or provision for discount on debtors,
we exclude the amount receivable from the insolvent debtor comma and after subtracting such provisions we add it back in the net debtors. We add it back in the net debtors. Below that, write down logic. Once the amount recoverable, once the amount recoverable from an insolvent person is finalized, no further provision required against that. No further provision required against that. Did you people understand this? So what we will do now? Less net receivable from Radhesham, 36,000. This is only for the purpose of calculating the provisions. All right. 24 lakhs 64,000. 64 नहीं 54,000. बराबर है. Less provision for doubtful debts at 0.5%. That is 12,000. Sorry, 470 कैसे आएगा भाई? 12,270 ना, बराबर है ना? 54 लिखा ना भाई. 90 में से 36 जाएंगे तो 94 कैसे बचेगा भाई? तू अपने 5 पे ध्यान दे ना, मेरे 9 पे क्यों ध्यान दे रहे? This is what happens. People don't focus on their respective figures. 24 lakh 41,730. अभी दिख रहे हैं सारे फिगर बराबर? Less provision for discount on debtors at 0.25%. 6,000. $6,104. Is it right? Net debtors 24, 35, 624, 626. Is it right? Add receivable from whom?
फ्रॉम राधेश्याम। प्रोसेस समझ में आई क्या? इज 36,000, therefore debtors in balance sheet come out to 24,71,626। अगर आपने सीक्वेंशियली लॉजिकली इस पे दिमाग लगाया होता तो श्योरली आपका आंसर करेक्ट आता। हाँ, मेजर मिस्टेक कहां हो सकती थी? तो प्रोविजन के कैलकुलेशन में। सर यहां सोच सोच के आप हमारी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाओ और फिर बोलो कि आंसर करेक्ट आना चाहिए था। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? कितने अमाउंट पे प्रोविजन कैलकुलेट करना है, ये अगर आपके दिमाग में सही आ गया तो यू वोंट बी मेकिंग द मिस्टेक्स इन योर कैलकुलेशंस। सीधी बात है, जिस बंदे से मेरे को पता है कि 36 ही आने, ना मैं उसको डिस्काउंट देने वाला हूं ना और कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला हूं, तो उसके अगेंस्ट मैं प्रोविजन बनाऊं ही क्यों? बराबर है ना? इसलिए while calculating the provision I excluded him, calculated the provision on the remaining and then I added that back because receivable तो है ना। हाँ, KN90 नाम है बंदे का, नहीं KN20, 90 नहीं। हाँ, अकाउंट सेटल्ड, कौन है वो? रमेश। सो isn't 45,000 received from रमेश? Isn't 45,000 received from रमेश? मिल चुके हैं ना भाई? But did they say, is the statement saying that even 45,000 is not posted? Statement says only discount allowed is not posted, है ना? मतलब बाकी 45 का पोस्टिंग हो गया पर डिस्काउंट का अमाउंट रमेश को क्रेडिट नहीं हुआ। समझा? मिस्टेक इज ओनली लेस एंड एड बैक ऑफ राधेश्याम। वही तो मेजर मिस्टेक थी ना बेटा। सर पता ही नहीं था तो उसको मिस्टेक थोड़ी गिना जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को आज पहली बार जानकारी हुई कि ऐसा भी कुछ होता है? पहली बार समझ आया? बाप रे, चलो देर आए दुरुस्त है, समझ तो आई, अगली बार याद रखना, है ना? Now the only two things that you have to prepare is provision for doubtful debt and provision for discount account. That you will be able to prepare now, or I shall prepare that as well. उतना तो कर लोगे ना? हाँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी है कि हमको पहली बार मालूम पड़ा है? वाह, तुमको तो बहुत कुछ पहली बार मालूम पड़ रहा है बेटा। ओके, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपने कंसेप्ट को ठीक से अप्लाई किया तो ही आपके आंसर सही बनते हैं, अदरवाइज गलतियां होने के पूरे पूरे आसार हमेशा होते हैं। और ये लेस एड बैक किए बगैर भी आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता। अगर आपने वो 36,000 एक्सक्लूड नहीं किए होते while calculating the provision for doubtful debt and provision for discount, आपकी बैलेंस शीट करेक्ट होती टोटल में, पर फिर भी आंसर गलत होता। क्योंकि आपके अमाउंट जो कैलकुलेट किया वो गलत हो जाते हैं ना। राइट? हाँ, चलिए, लेट मी कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ, एंड दैट इज द डेप्रीसिएशन ऑन द असेट्स। यहां प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स के बहुत सारे इफेक्टिव एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, बट डेप्रीसिएशन ऑन असेट में हमेशा गड़बड़ होती है, स्पेशली इफ वी हैव बीन फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सो इफ आपको अगर दिया गया है, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहली बात कि आपके पास जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें दिए गए अमाउंट्स आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दोज रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ ट्रायल बैलेंस, व्हिच ऑब्वियसली विल बी देयर, such trial balance
will always be showing you the closing balances of the respective account as on the given date. हाँ या ना? क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ डेट. तो उस ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी बैलेंस दिया हुआ उसी दिन का बैलेंस है या नहीं? बराबर. ये मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं समझ लो. आई बीन गिवन अ ट्रायल बैलेंस और उसके बाद मुझे एक एडजस्टमेंट दी गई है. An asset was purchased for rupees 50,000 during the year. That's it. Nothing else has been provided to us. An asset was purchased for rupees 50,000 during the year. Let's say on 1st of July 2022, if we are having the financials of 22-23. अब अगर इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो I will simply certainly make an assumption as what such 50,000 का asset is included in the closing balance which is already given. तो उस केस में जब मैं डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा, सपोज मेरे ट्रायल बैलेंस में असेट की वैल्यू दी गई है 5 लाख रुपए. बराबर. ट्रायल बैलेंस में कितना है असेट? 5 लाख. एंड देन इन माय एडजस्टमेंट्स आई हैव बीन गिवन व्हाट? Asset of rupees 50,000 is purchased on 1st of July 2022. My simplistic, clear and direct assumption is what? ये 50,000 रुपए दिए गए 5 लाख में इंक्लूडेड है. अगर ये 50,000 दिए गए 5 लाख में इंक्लूडेड है तो सिंस बिगिनिंग आई वॉज हैविंग द असेट ऑफ ओनली 4,50,000 और नॉट. तो उस 4.5 लाख की एसेट पे मैं पूरे साल का डिप्रीसिएशन क्लेम करूंगा और जो 50,000 की एसेट दी गई है उसे मैं सिर्फ 9 महीने का डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा या नहीं? तो 5 लाख पे 10% नहीं. इफ आई एम चार्जिंग द डिप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5 लाख का 10% नहीं, 4,50,000 का 10%, बट 50,000 का 10% ओनली फॉर 9 months. फर्स्ट पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? When nothing further is provided. But if suppose I've been given an asset of 50,000 was purchased during the year on 1st of October of 2022, remained unrecorded. Remained unrecorded. का assumption क्या मतलब क्या हुआ? That given 50,000 is not included in the amount of 5 lakh. And if that given 50,000 is not included in the amount of 5 lakh, what am I supposed to do? I will first add 50,000 into the asset. एक इफेक्ट हो गया. दूसरा इफेक्ट, डिप्रीसिएशन तो बाद में ना, पहले 50,000 को तो सेटल कर. 50,000 का एक इफेक्ट हो गया, आपने एसेट में ऐड कर दिया. दूसरा इफेक्ट क्या होगा? भाई मोबाइल पे आंसर नहीं है, पहली बार सवाल पूछ रहा हूं. ऑनलाइन पूछ रहा है किसी से तू? फिर है जी सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं यहां बैठ के. मैं तो वैसे भी ट्रायल के लिए एग्जाम दे रहा हूं, तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या अगली बार वापस ट्राई करेंगे. सेकंड टाइम दे रहा एग्जाम जून में कि थर्ड है? सेकंड. पहली बार में कितने मार्क्स आए थे? 187. फिर तो तेरे को जरूरत ही नहीं ना यहाँ बैठने की. क्यों बैठा फिर आज? जरूरत है? नहीं है? मेरा धर्म बड़ा सिंपल है. बंदा अगर क्लास में आया ना तो उसका धंधा सिर्फ क्लास होना चाहिए. जब तक तुम बाकी बिजनेस से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम जो धंधा कर रहे हो उस पर फोकस नहीं रहोगे, है ना? ट्राई टू फोकस ऑन वन बिजनेस एट अ टाइम. If you focus on multiple businesses at the same time, you feel like being a multitasker, you cannot be a Shark Tank. के शार्क सारे लॉसेस में, उनको लगता है कि कोई तो बढ़ेगा, सारे डुबा रहे हैं मिला मिला के.
है ना। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस डेबिट। ओम सागर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट असेट परचेस कर रहा है भाई। वो तो मेरी पेंसिल चार्ज हो रही थी इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था तेरे साथ, बाकी कुछ नहीं। हाँ तो नाम क्या है तेरा? निखिल। अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे? 68। सच में जरूरत नहीं है तेरे को। हाँ ना, बिना इस क्लास में बैठे तेरे अगर 68 बन रहे हैं, पहले क्लासेस लगाए थे। गुड। इसलिए अभी मोबाइल पे टाइम पास कर रहा था, मैथ्स का लेक्चर देख रहा था। बेटा कुर्सी उठा के मारूंगा अगर सच में ऐसा बोला तूने तो। सीरियसली। नहीं ना? हाँ चल तू आंसर दे दे, छोड़ बाकी सबको छोड़ दी। Asset of 50,000 remained unrecorded. What will be the two effects of that in final accounts? तो फाइनल अकाउंट ही कर रहे हैं ना हम लोग, और क्या बुबू कर रहे हैं क्या हमें? नेबर्स बड़े मजे लेते हैं ऐसे टाइम पे। सारे नेबर्स ऐसे खुश हैं, बड़ा फंसाया आज, आज मजा आया हमको। हाँ भाई साहब, भूल गया बेटा? नहीं नहीं वैसा नहीं, अपने को जून में पास करना है ना। सच में भूल गया कि फाइनल अकाउंट पढ़ा ही नहीं था? फिर तू मोबाइल पे क्यों था? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसी ने अर्जेंट मैसेज भेजा था क्या? आप अपना भविष्य जानना चाहते हो? अगले 2 क्षणों में तुम्हारी सब जितनी इज्जत बनाई थी 68 मार्क्स लाके, सब 2 मिनट में जाने वाली है। ठीक है यार, नहीं करना चाहिए। परचेस में ऐड विष्णुप्रिया झा, तुम्हारे आंसर में बहुत बड़ा फ्लॉ। नहीं जमा ना, गर्मी इतनी जमेगा कैसे? एनीवेज, कैश बैंक बैलेंस में 50,000 लेस होंगे। अबे बच्ची 10,000 रुपए लेस लेस कहां से करोगे? नहीं है, बैलेंस ही 10,000 रुपए कैश बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ। सॉरी, क्रेडिट पे ली मशीन, कहां लिखा है? नहीं नहीं, assumption. When nothing is provided, you can assume that the asset is purchased on credit. You can show that as a creditor. Or if it is felt like it is purchased for cash, it can be reduced from cash. But if the available cash balance is lesser, it is better to assume that the asset is purchased on credit basis. Right? वही ट्रांजैक्शन भूल सकते हैं, कैश बैंक का तो रिकंसिलिएशन होता है ना? So if the asset purchased remained unrecorded, ऐसा दिया है, तो one effect of that will be added in the asset and second effect of that will be shown in the liabilities as a creditor for asset. You will pass the entry as asset account debit to creditors account. Is the point right? देखो बातें बहुत छोटी है, सीरियसली, मतलब इतनी चिल्लर सर एग्जाम में तो हमें दिमाग में भी नहीं आता। असेट में ऐड करना ये याद होता है, दूसरा इफेक्ट, राइट? गलतियां हम वहीं करते हैं ना। अगर हम फाइनल अकाउंट जैसे चिल्लर टॉपिक में भी ऐसी मिस्टेक्स करके आ जाए ना, क्यों चिल्लर कहा मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट? 11th में फाइनल अकाउंट किया था, 12th में फाइनल अकाउंट किया, पिछले वाले अटेम्प्ट में भी फाइनल अकाउंट किया ना। लेवल अलग थी, वो छोड़ दो सर। वो 11 12 की ना आप याद मत दिलाया करो प्लीज, दुख होता है क्यों किया हमने, है ना?
Well, so Vishnu Priya Jha, it will not be added in purchase at all. It is not your revenue expense. It is a capital expense. The entry will be asset account debit to supplier account. Am I right? फिर कई बार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में असेट, क्रेडिट साइड में प्रोविजन. बराबर. अब स्टेटमेंट दी जाती है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट. कोई दिक्कत नहीं, हम लोग असेट पे डिप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट को डेबिट भी कर देते हैं, वो वहां तक सब करेक्ट होता है. बैलेंस शीट असेट साइड, असेट गिवन अमाउंट माइनस सिर्फ इस साल का डिप्रिसिएशन. भाई पिछले साल का जो प्रोविजन में आया था वो कहां जाएगा? बिकॉज प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट शोज द accumulated depreciation on the asset, and as the provision account shows the accumulated depreciation, the depreciation for the given financial year gets added to the provision account and not reduced directly from the asset account. Is it point right? तो इसके पहले कि हम लोग एग्जाम्पल लिखें, पहले ये नोट्स लिख लेते हैं. पॉइंट्स, डेप्रीसिएशन, हेडिंग लिखो डेप्रीसिएशन. उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. इन दैट 2 कॉलम्स. एक छोटा कॉलम गिवन और बड़ा कॉलम solution. Given, छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम, solution. Given, write down. In adjustments, depreciation to be charged at ... percent of asset. At ... percentage of asset per annum. Solution: simply calculate the depreciation on the balance as given. Simply calculate the depreciation on the given balance of asset reduce it from the asset value, reduce it from the asset value and debit to P&L. मतलब ये सिंपलिस्टिक हो गया, सबसे सिंपल जो दे सकते हैं. रिड्यूस इट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव असेट एंड डेबिट इट टू द P&L. बराबर है. नेक्स्ट, इन एडजस्टमेंट्स an asset was purchased for dash value on dash date. Solution: while calculating depreciation, calculate proportionate depreciation. Calculate proportionate depreciation on the asset purchased during the year and full depreciation
on other assets, on remaining assets. Full depreciation on remaining assets. Next. In adjustments, write off ... percentage of asset. Write off ... percentage of asset. Solution: no proportionate calculation of depreciation. No proportionate calculation of depreciation. As per annum word is not used. As per annum word is not used. कई बार होता है राइट ऑफ 10% ऑफ फर्नीचर, वहां भी हम लोग कई बार क्या कोशिश करते हैं, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं. नो नीड. जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका 10%, 20%, 15% जो भी होगा डायरेक्टली डेप्रिसिएशन होगा. नो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन इवन इफ द असेट्स आर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर. राइट. जहां पर एनम वर्ड नहीं यूज्ड है वहां की बात कर रहा हूं मैं. राइट. अदरवाइज जनरली डेप्रिसिएशन जब भी कहा जाता है तो वो पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट होता है. राइट. नेक्स्ट वन. Depreciation with, asset with provision is given in trial balance. Asset with provision for depreciation is given in trial balance. Solution: while calculating depreciation, check the method first. While calculating depreciation, check the method first. क्यों? अगर स्ट्रेट लाइन कहा हुआ है तो जो असेट की वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे. पर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस कहा हुआ है तो असेट माइनस प्रोविजन की जो वैल्यू बनेगी उस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. हाँ या ना? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट विद इन दैट सॉल्यूशन में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट, द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड फॉर द ईयर the depreciation calculated for the year will be debited to P&L account and added to provision account. Added to provision account. नहीं, डोंट वरी, यहां से नहीं आएंगे. विच मीन्स वॉट कि जब नहीं ये लिखना नहीं है. हाँ, जब आप बैलेंस शीट में असेट प्रेजेंट करोगे तो असेट एट कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ओपनिंग बैलेंस एज गिवन टू यू प्लस द डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, द टोटल प्रोविजन विल बी सबट्रैक्टेड व्हाइल प्रेजेंटिंग इन द बैलेंस शीट. Did you understand this point? इसीलिए मैंने कहा added to, subtracted from नहीं बोला. Added to provision. And last point, write down. Total provision will be subtracted. Total provision, तीसरा point वहीं पे लिख रहे हैं हम लोग. Total provision will be subtracted from the asset account in balance sheet. From the asset account in balance sheet. Write a common point now. Write a common point. Unless otherwise specified,
unless otherwise specified. Assume WDV method of depreciation. Unless otherwise specified, assume WDV method of depreciation. Is everyone right? Clear sabke liye? Now in tomorrow's lecture, which will be at my normal time, 6 to 7:30, I'm going to take up the questions directly on the final accounts, because the discussions are done now. We can go ahead with the questions, the comprehensive ones. All right. That's it. Thank you. Bye-bye.